हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का वैकेंसी आउट किया है और इस वैकेंसी को बीपीएससी के माध्यम से फुलफिल किया जाएगा। यानी कि बिहार के जो है पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी है, उसके माध्यम से जो है इसका फुलफिलमेंट होगा। तो आइए इस आज के इस वीडियो में हम जो है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के संबंधित जो नोटिफिकेशन निकला है उसको एक एक करके हर एक पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आप बेहतर तरीके से जो है इसके लिए अप्लाई कर सकें और किस तरह से आप इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं, कितने पोस्ट हैं, नोटिफिकेशन और वर्क नेचर क्या है, इसका क्या काम करना होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, ये सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो में आखिर तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, दूसरे तक इसे शेयर भी जरूर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, बीपीएससी के माध्यम से जो नोटिफिकेशन निकला है और जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो पद का सृजन हुआ है उसके अनुसार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए जिसका पेमेंट लेवल आपका 5 है, 935 पद का सृजन हुआ है। ठीक है, जो कि मूल कोटि है। और दूसरा जो है आपका शिक्षा विकास पदाधिकारी जो कि आपका लेवल 6 है, ये 568 पद इसके लिए जो है सृजित हुए हैं, जो कि प्रोन्नति के प्रथम स्तर पर होगा। यानी कि ये जो 935 है इस पर बहाली होगी और इस पर प्रोन्नति होने के बाद ये 568 पद जो है फुलफिल किया जाएगा। टोटल 1503। तो फिलहाल जो आपका ये देख रहे हैं कि 935 पद पर जो है बहाली के लिए नोटिफिकेशन बीपीएससी ने निकाला है और उसके लिए आवेदन लिया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस पद का आखिर वर्क क्या है, जो है इसे क्या काम करना है। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं कि बिहार शिक्षा विभाग संवर्ग नियमावली 2025 के गठन के फलस्वरूप सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 935 पद, शिक्षा विकास पदाधिकारी के 568 पद अर्थात कुल 1503 पदों पर सृजन की स्वीकृति जो मिली है, तो उसे काम क्या करना है, उसका कार्यभार क्या होगा। तो उपरोक्त विषय बिहार प्रशासन संवर्ग नियमावली 2005 के गठन के फलस्वरूप राज्य में संचालित प्राथमिक विद्यालयों, ये ध्यान से सुनेंगे कि क्या काम करना है, उससे पता चल जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों, मध्य विद्यालयों एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था, विद्यालयों के निरीक्षण, अनुश्रवण एवं शिक्षा के विकास तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के विद्यालय स्तर तक प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी एवं शिक्षा विकास पदाधिकारी के 1503 पदों का सृजन किया गया है। यानी कि जो कार्यभार होगा वो क्या होगा, आपका विद्यालय का स्वतंत्र मूल्यांकन होगा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना होगा, अनुश्रवण करना होगा और जो भी विद्यालय की जो योजनाएं हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, उसे विद्यालय में अच्छी तरह से उसे विद्यालय में संचालित करने का काम जो है किसका होगा, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी और जो है शिक्षा विकास पदाधिकारी का होगा। तो फिलहाल सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उस नोटिफिकेशन को हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं कि उसमें आपको किस किस तरह की क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, जहां तक वैकेंसी की बात है तो आप देख सकते हैं कि जनरल में 374, उसके बाद आर्थिक रूप से जो ईडब्ल्यूएस कमजोर है 93, अनुसूचित जाति 150, अनुसूचित जनजाति 10, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 168, पिछड़ा वर्ग 112 और पिछड़ा वर्ग महिला 28। टोटल 935 जो है पोस्ट है। और यहाँ पे आप 35% आरक्षण के हिसाब से महिला का पद जो आप आरक्षित है, जो कि 319 है। ये 28 के अलावा 319 और है। इसमें 19 जो है पद जो है स्वतंत्रता सेनानियों वगैरह के लिए है। उसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ आरक्षित पद जो है आपका विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए है। तो दोस्तों, इसका अगला जो पॉइंट है कि वेतनमान कितना होगा, तो आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक वेतन स्तर 5, मूल वेतन 29,200 एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तन, यानी कि आपका जो बेसिक पे होगा वो 29,200 होगा। तो 29,200 के हिसाब से आपका वेतन कितना बनेगा उसको हम यहाँ पे एक बार कैलकुलेट करते हैं।
दोस्तों यहाँ पर हम अपना बेसिक पे जो है एंटर करते हैं 29,200 और अगर मान लेते हैं कि डीए 55%, एचआरए 5% और मेडिकल आपका 1000 मिलेगा, तो इस हिसाब से आपका वेतन कितना बनेगा, यानी कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की वेतन कितना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 29,200 बेसिक पे, 55% डीए और 5% एचआरए और 1000 रुपये मेडिकल के हिसाब से आपका टोटल सैलरी 47,720 पड़ रहा है। और एनपीएस में कंट्रीब्यूशन आपका क्या हो जाएगा 4,526 और एम्प्लॉयर यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको एनपीएस में लगा वो 6,336। टोटल एनपीएस में आपका 10,862 रुपये जमा होगा। ठीक है, जीएस डिडक्शन 30 रुपया होगा। नेट अमाउंट इन योर अकाउंट, जो आपके खाता में नेट अमाउंट कट कटा के आएगा वो आएगा 43,164 रुपया। ठीक है, और टोटल को अगर जोड़ दें तो आपका ग्रॉस सैलरी होता है 54,000 जो है 56 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सैलरी जो कि आपका, अगर आप काट कूट के अगर देखें 29,200 बेसिक पे में 5% डीए और 5% एचआरए 1000 मेडिकल के साथ जो आपके अकाउंट में आएगा एनपीएस डिडक्शन के बाद वो 43,164 रुपया आपके अकाउंट में आएगा 29,200 बेसिक पे पर। इसके अलावा आगे पीछे कुछ हो सकता है कि कुछ चेंजेस हो सकता है डीए या फिर एचआरए में कुछ अगर चेंजेस हो या फिर कुछ और जो वेतन के नियम है उसमें अगर कुछ बदलाव हो तो इसमें कुछ फर्क हो सकता है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है उम्र सीमा, यानी कि 1 अगस्त 2025 को कम से कम 21 साल उम्र होनी चाहिए। जो आप आवेदन करना चाहेंगे तो उसकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, अब आरक्षण यहाँ पे आपको जो है जनरल के लिए आपका 37 अधिकतम उम्र है और मिनिमम जो है 21 है, अधिकतम 37 है। पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग महिला वगैरह के लिए जो आपका 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष, यानी कि कम से कम आपका 21 साल उम्र होनी चाहिए। सामान्य के लिए 37 मैक्सिमम होना चाहिए और जो आरक्षित है बीसी ईबीसी और महिला अनारक्षित महिला उसके लिए है 40 और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 वर्ष। ठीक है, तो ये आपका उम्र सीमा होना चाहिए, मिनिमम 21 साल उम्र होनी चाहिए। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु में सीमा में छूट दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत पत्र जमा करना होगा। ठीक है, अब जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक पॉइंट है वो है आपका चयन प्रक्रिया। किस तरह से आपका चयन होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, यानी कि आपका इंटरव्यू इसमें नहीं होगा, आपका लिखित परीक्षा होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका परसेंटेज होगा, पासिंग मार्क्स होगा, वो आपका यहाँ पर हो जाएगा 40% आपका सामान्य के लिए हो जाएगा। पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के लिए आपका 36.5% हो जाएगा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और उसी तरह से जो है अनुसूचित जाति जनजाति महिला निःशक्त वगैरह उम्मीदवारों के लिए 32% हो जाएगा। यानी कि अगर 100 नंबर का अगर एग्जाम होता है तो आपको जो सामान्य में है आपको 40 नंबर लाना होगा पास करने के लिए, पिछड़ा वर्ग 36.5 नंबर और उसी तरह से अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34 नंबर, अनुसूचित जाति जनजाति महिला दिव्यांग वगैरह के लिए 32 नंबर लाने से आप पास हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो पैटर्न दिया हुआ है उस चीज को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित परीक्षा विषय पत्र, परीक्षा की प्रकृति, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि एवं कुल अंक निम्नलिखित होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो आपका एग्जाम होगा वो कितना विषय का होगा, कितना एग्जाम होगा, 3 एग्जाम होगा। पहला सामान्य भाषा का एग्जाम होगा, फिर आपका सामान्य अध्ययन का होगा, फिर आपका सामान्य योग्यता यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। सामान्य भाषा आपका भाग 1 में अंग्रेजी 30 नंबर का होगा और सामान्य हिंदी आपका 70 नंबर का होगा। यानी कि भाषा अंग्रेजी 30 और सामान्य हिंदी 70 दोनों मिला के 100 नंबर का होगा, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव होगा और 100 नंबर का होगा। 2 घंटा समय होगा, कुल अंक आपका 100 नंबर का होगा, यानी एक प्रश्न में 1 अंक होगा। ठीक है, और इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 30 नंबर लेकर आना होगा दोनों में। मिनिमम 30% मार्क्स इन बोथ लैंग्वेजेस, दोनों में कम से कम 30% मार्क्स लाना पड़ेगा। ठीक है, आपका अगर अंग्रेजी में देखें तो आपका 30% आपका 9 नंबर हो जाता है और उसी तरह अगर इसमें आप देखेंगे सामान्य हिंदी में देखेंगे तो 21 नंबर होता है। ठीक है, इस तरह से आपको मिनिमम इतना नंबर लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। जब तक आप इस सब्जेक्ट क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपके अगले सब्जेक्ट को चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगला सामान्य अध्ययन है, ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें भी 100
जो है प्रश्न होंगे, 2 घंटा वक्त होगा और 100 नंबर होगा, यानी एक प्रश्न पे 1 नंबर होगा। उसी तरह से एप्टीट्यूड का जो टेस्ट होगा वो भी वस्तुनिष्ठ होगा, यानी ऑब्जेक्टिव होगा, 100 प्रश्न होगा, 2 घंटा का टाइम होगा और आपको 100 नंबर उसमें भी मिलेगा, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर है। इसमें एक बहुत जरूरी पॉइंट ये है कि प्रत्येक प्रश्न का अंक निर्धारित है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। यानी कि आपका 3 प्रश्न अगर गलत हो जाता है तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, 1/3। सामान्य भाषा यानी कि अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के पत्र मात्र क्वालिफाइंग होंगे, जिसमें प्रत्येक में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अर्थात सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी में अलग-अलग न्यूनतम अंक प्राप्त करने पर ही अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। जिस तरह मैंने कहा दोस्तों, अगर आपका 30 नंबर का हिंदी है तो उसमें आपको 9 नंबर, और इंग्लिश अगर आपका 30 नंबर का तो उसमें 9 नंबर, और अगर हिंदी आपका 70 नंबर का है तो उसमें कम से कम 21 नंबर अलग-अलग आपको लाना होगा, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। उसके अलावा ही आपके और भी जो सब्जेक्ट आप एग्जाम देंगे उसको देखा जाएगा। अब यहाँ पे विषय आप एक बार ध्यान से देख लें, क्योंकि ये परीक्षा पहली बार होने वाली है और ये पहला जो है नया पोस्ट है, और इससे मुतालिक जो भी यहाँ पे पाठ्यक्रम दिया हुआ उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। जहाँ तक सामान्य भाषा में है, आप देख सकते हैं कि सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सके। ठीक है, तो आप जो है अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा में आप सामान्य जो है लिखने पढ़ने की जो भाषा है उसको अच्छी तरह से देख लेंगे, जिसमें आपका वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, टेंस वगैरह हो गया, ये सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल वगैरह सब हो गया। ठीक है, अगला जो है आपका सामान्य अध्ययन, इसमें सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार के योगदान के जांचने वाले प्रश्न होंगे। यानी कि आपको क्लास 8, 9, 10 की जो सामान्य अध्ययन की जो किताबें हैं उसकी जो नोट्स है उनको अच्छी तरह से आपको इसमें पढ़ लेना है, और समसामयिक घटनाएं यानी कि आपको करंट अफेयर्स की भी कुछ जानकारी ले लेनी है। अगला है सामान्य योग्यता, यानी इसमें आपका जो है न्यूमेरिकल, एक्चुअली में न्यूमेरिकल ही टेस्ट होगा ज्यादातर, जिसमें आपका जो है संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न हो गया, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन हो गया, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणित संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध उदाहरण, अंक गणितीय तर्क शक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंक गणितीय श्रृंखला और गैर शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। ये सारा आपका जनरल एप्टीट्यूड में दो तीन तरह की चीजें हो गई। अपने एक तो आपका मैथमेटिकल जो है न्यूमेरिकल्स हो गए, साथ ही साथ आपके जो है इसमें टोटल आपका जो है रीजनिंग से संबंधित जो है प्रश्न आपको आने वाला है। ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल्स और रीजनिंग अच्छे से इसमें देख लेना है। तो ये 3 तरह के आपके विषय 300 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 300 क्वेश्चन होंगे, और आपके पास हर एक के लिए 2-2 घंटा का वक्त होगा। लिखित परीक्षा उपरांत दस्तावेज सत्यापन आयोजित की जाएगी। ये सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन आवेदन में किए गए अनुसार वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा मेधा सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी कि आप जो ऑनलाइन में जो डॉक्यूमेंट देने वाले हैं उसी की मूल प्रति आपको चेक की जाएगी। इसीलिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मांगा जाता है अभी फिलहाल उसे आप अगर तैयार नहीं है तो उसे आप पहले तैयार कर ले, उसके बाद आप इसे आवेदन करेंगे। कितना वक्त है वो सारी चीजें हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। इसलिए आप जो भी डॉक्यूमेंट देकर अभी आप आवेदन करना चाहते हैं तो वो डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लें, जिससे आपका मेनली नॉन क्रीमिलियर से मुतालिक ज्यादा समस्याएं होती है। तो अगर नहीं है तो आप उसे तैयार कर लेंगे। मेधा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जो है अंतिम चयन हेतु मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक समान होने की स्थिति में सामान्य अध्ययन विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा। लिखित परीक्षा एवं सामान्य अध्ययन विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।
यानी मेधा सूची जो तैयार होगी उसमें सबसे पहले जो है आपका लिखित परीक्षा के आधार पर जो है तैयार किया जाएगा। और उसमें लिखित परीक्षा में जो प्राप्तांक अगर आपका समान होता है तो ऐसी स्थिति में जो सामान्य अध्ययन है उस विषय में जो प्राप्तांक जिसको ज्यादा होगा उसके हिसाब से होगा। फिर जो है अगर उसमें बराबर हो जाता है तो आपका सामान्य अध्ययन विषय में अगर बराबर हो जाता है तो उम्र में जो है आपका जो बड़ा है उसको आपको दिया जाएगा। ठीक है। उसके अलावा आपको ऐसी समानता होने पर आपको देवनागरी जो लिपि होती है उसके हिसाब से जो है मेधा सूची तैयार की जाएगी। इस विज्ञापन के अंतर्गत न्यायिक परीक्षा है तो पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, यानी दोबारा आप इसको मूल्यांकन करने के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी है। बिहार राज्य के बाहर से के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। ठीक है। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, यानी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र देना होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। एक तो जाति प्रमाण पत्र देना होगा, उसके बाद अस्थायी निवास मूल निवास प्रमाण पत्र देना होगा। उसी तरह ईबीसी वालों के लिए भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित, यहाँ पे देख सकते हैं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी कि एनसीएल जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी या फिर अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र देना होगा, यानी सीओ से निकाला हुआ। ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति की दशा में अपना अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है। ये आपके जो है नॉन क्रीमी लेयर आपको ईबीसी और बीसी के लिए देना पड़ेगा। आरक्षण दावा करने वाले विवाहित महिलाओं का जाति, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो विवाहित महिला है उसकी जो जाति होगी अस्थायी निवास, ठीक है, जाति हो गया, निवास हो गया, या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पिता के अस्थायी पता से निर्गत होना चाहिए, उनके पति के नाम एवं पता से, ना कि यानी कि जो महिला होगी उसकी जो है जाति, निवास और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र ये आपको जो है पिता के नाम से देना होगा और उसके पता से, ना कि पति के नाम और पति के पता से। तो यानी कि आपको जाति अगर आप जो है आरक्षण के लिए कर रहे हैं तो आपको जाति देना पड़ेगा। ठीक है। साथ ही साथ अगर आप ईबीसी में है या बीसी में है तो नॉन क्रीमी लेयर देना होगा, और अगर आप महिला हैं तो जाति आपको पिता के नाम से देना होगा। ठीक है। जब ऑनलाइन करते वक्त आप जाति को चुने तो आप यहाँ पे इन कोड्स को चुनेंगे अच्छे से ध्यान देकर। जैसे सामान्य के लिए यूआर 01, अनुसूचित जाति के लिए एससी 02, जनजाति के लिए एसटी 03, उसी तरह एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपका ईबीसी 04 और बैकवर्ड क्लास बीसी 05 और बैकवर्ड क्लास लेडीज यानी कि बीसीएल 06 और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 7। अगर आप ईडब्ल्यूएस का भी अगर आप आरक्षित कोटि में जाना चाहते हैं तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट बनाकर देना होगा। दोस्तों अब ये जो डॉक्यूमेंट आप आरक्षण के लिए देंगे, यानी आपका नॉन क्रीमी लेयर हुआ या फिर ईडब्ल्यूएस हुआ या फिर कोई भी आरक्षण के लिए आप जाति वगैरह दे रहे हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं आरक्षण का लाभ लेने के लिए, तो वो डॉक्यूमेंट आपका 26/9/2025 से पहले का बना होना चाहिए। यानी कि ये आखिरी डेट है आपके ऑनलाइन आवेदन करने का 26 सितंबर 2025 इस पद के लिए, तो इससे पहले का आपका ऑनलाइन होना चाहिए। यानी कि अगर आप आवेदन कर रहे हैं ऑनलाइन में तो आप पहले उस डॉक्यूमेंट को तैयार कर लें, उसके बाद उसको अपलोड करें, क्योंकि सेम डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप किसी पुराने डॉक्यूमेंट जो आपका एनसीएल बना हुआ है आप उससे आवेदन कर दें फिर जो है आप डॉक्यूमेंट तैयार करें। ठीक है। डॉक्यूमेंट आपका 26 सितंबर 2025 से पहले आपका तैयार होना चाहिए। बेहतर रहेगा कि आप डॉक्यूमेंट तैयार करके आवेदन करें। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यदि परिस्थिति के अनुरूप आवेदन भरने की अंतिम तिथि का विस्तार किया जाता है तो उससे अर्हता संबंधी कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगी। आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा
निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी ये सारे डॉक्यूमेंट आपको सब देना पड़ेगा। पहला क्या, मैट्रिक का प्रमाण पत्र जन्म तिथि साक्ष्य के लिए, ठीक है। दूसरा स्नातक या समकक्ष का प्रमाण पत्र यानी ग्रेजुएशन के लिए, स्नातक या समकक्ष का अंक पत्र, ठीक है। चूंकि ये जो पोस्ट है ये ग्रेजुएट लेवल है, यानी जो आपका अगर ग्रेजुएशन है तो ही आप इसे भर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत अस्थायी प्रमाण पत्र। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस का दावा करने वाले आवेदक बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या इतना के अनुरूप जो है उसे आपको ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र देना होगा। अगर स्वतंत्रता सेनानी से है तो उसका प्रमाण पत्र, दिव्यांगता से है तो उसका प्रमाण पत्र, सामान्य प्रशासन विभाग से है तो उसका प्रमाण पत्र, अगर आप आयु में छूट चाहते हैं तो उसका प्रमाण पत्र, भूतपूर्व अगर आप सैनिक है तो उसका, तो ये आपका जो है डिटेल्स आपको देना पड़ेगा कोई भी प्रमाण पत्र, ठीक है। और अगर केंद्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप एम्प्लॉय हैं यानी कि अगर आप अभी टीचर हैं या फिर किसी जॉब में हैं, क्योंकि सरकारी जॉब है तो ये सिलेक्शन होने के बाद आपको इसका अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। उसके बाद पहचान पत्र यानी फोटो जैसा कि आवेदन की दावा किया हो, जैसे आधार वगैरह हो गया, हाल का खींचा हुआ 4 पासपोर्ट, ठीक है। और लिखित परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन की प्रति, यानी आप जो आवेदन भरेंगे उसकी एक प्रति भी आपको देना होगा। आवेदन करने के लिए सिर्फ 100 रुपया शुल्क आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें सिर्फ 100 रुपया आपको देना पड़ेगा। एक चीज और गौर करेंगे यहाँ पे दोस्तों, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित नहीं किया जाता है तो उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपया अलग से जो है शुल्क देना होगा। इसलिए जो आप आवेदन करते समय आधार नंबर को जो है अपना पहचान के लिए वहां पे अंकित जरूर करें, ठीक है। ऑनलाइन के लिए जो है ऑनलाइन प्रारंभ करने की तिथि जो है 27 अगस्त 2025 है, जो कि शुरू हो चुका है, और इसकी आखिरी तिथि 26 सितंबर 2025 है, जो कि हो सकता है कि बढ़ाया जाए, ठीक है। बढ़ाया जाए तो आपको उसकी सूचना मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अंतिम तिथि क्या है, 26 सितंबर 2025, और उससे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार करके आप इसे जो है आवेदन जरूर करें, ठीक है। ये सारी चीजें आपको इस नोटिफिकेशन में जो है हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करके बताया गया दोस्तों। तो दोस्तों इस विज्ञापन को भरने के लिए जो इसका जो सार है उसे अगर हम देखें तो इसमें आपको क्या है कि आप अगर ग्रेजुएट हैं, अगर आपके ग्रेजुएशन है, ठीक है, तो आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप जाति वगैरह लगाना चाहते हैं तो आपको एनसीएल लगाना होगा, ठीक है। ये 2 चीजें मेन है, इसमें आपको 100 रुपए का फीस देना होगा, और अगर आप जो है आधार कार्ड नहीं डालते हैं तो आपको 200 रुपया एक्स्ट्रा अगर आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप जो है जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतर मौका है, सुनहरा मौका है, आप इसके लिए तैयारी करें और इसके लिए आवेदन जरूर करें। दोस्तों किस तरह से आवेदन करेंगे, क्योंकि इसमें आवेदन करने से पहले बीपीएससी में अब जो है प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ता है, तो इससे संबंधित में अगला वीडियो में लेकर आने वाला हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, और इस वीडियो को तमाम दोस्तों तक, तमाम ग्रुप में इसे शेयर जरूर करें ताकि दूसरों तक भी ये आप सूचना जो है अच्छे से पहुंच जाए। तो दोस्तों अगर किसी तरह की कोई कमेंट है, कोई बात है तो इस वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, इस तरह की कोई सवाल हो, और अगर वीडियो से संबंधित कोई बात हो तो उसे भी आप जरूर लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया।